अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस बात को मुसलसल 7वां रोज़ था कि वो रोज़ अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती थी। ये ऐसा ही था कि जैसे वो आग से खेल रही हो, क्योंकि उसके कमरे में पहले से कोई शख्स मौजूद होता था। फिर वो मुझे कमरे में बुलाकर क्या करना चाहती थी। एक बात बहुत अजीब थी कि जब वो मुझे अपने कमरे में बुलाती तो उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट होती। उसकी आंखों में कोई फिक्र नहीं होती कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। शायद वो जानती थी कि सुर्ख रंग मेरा पसंदीदा कलर है, इसलिए हर वक्त खुद को सर से पांव तक सुर्ख रंग में ही सजाए रखती थी। ये बात तो ठीक थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी ये मासूम अदाएं मुझे भी बहुत प्यारी लगती थी। मैं उन अदाओं को एंजॉय करता था, कभी खुद से ही शर्माता, कभी दूर दूर से उसे देखता। एक अजीब सा सुरूर मिलता था उसकी इन अदाओं को देखते हुए, लेकिन एक अजीब सा सुरूर मिलता था उसकी इन अदाओं को देखते हुए। लेकिन अब मुझे उसकी ये हरकतें खौफज़दा भी कर रही थी, क्योंकि ये ना तो उसे इस तरह से करना चाहिए था और ना ही मुझे, क्योंकि वो लड़की जो मेरे घर में रहती और मुझ में दिन रात डोरे डाल रही थी वो कोई और नहीं, मेरा नाम रिजवान है। हम घर के 4 लोग थे। मैं सबसे छोटा था और मुझसे मेरा बड़ा भाई, कोई बहन नहीं थी। और मुझे हमेशा से ही बहुत शौक़ था कि काश मेरी कोई बहन होती, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ बच्चे पैदा करने के काबिल ना रही और मुझे कोई छोटी बहन नसीब ना हुई। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। जब मुझे पता चला कि उसकी शादी करने लगे हैं तो मैं तो खुशी से झूम उठा। उस घर में बहुत सालों बाद कोई तकरीब होने वाली थी और दूसरा ये भी कि उस घर में एक नया फ़र्द आने वाला था। मैं बहुत खुश था कि चलो घर में रौनक लग जाएगी, भाई की शादी होगी, भाभी आएगी और 1-2 साल बाद घर में बच्चे खेला करेंगे। वरना ये तो हाल था कि मेरे वालिद साहब अपने कमरे में बैठे रहते थे, अम्मी सारा दिन काम में लगी रहती थी, भाई सुबह ऑफिस जाता तो रात को ही वापस आता था। मैं जब घर आता तो सब अपने अपने कमरों में होते। घर में इतनी खामोशी होती कि उससे दम घुटने लगा था। शादी की तैयारियां होने लगीं, रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की तो बहुत ही प्यारी थी। इससे पहले कि भाई को तस्वीर दिखाई जाती, मैंने अपनी अम्मी के हाथ से तस्वीर खींच ली और सबसे पहले मैंने ही उसे देखा। उसका नाम नायला था और वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने भाई को तंग किया कि इस लड़की के साथ भाई की शादी कर रहे हैं, कोई अच्छी शक्ल की अच्छी लड़की देखो ना भाई। मेरा भाई बेचारा फंस गया। मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर अपने भाई को तस्वीर दिखा दी तो उसे भी वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी। वो सबके सामने खुश तो नजर आ रहा था, लेकिन इतना खुश नहीं था कि जितना उसको होना चाहिए था। शायद वो शर्मा रहा था। भाई की मंगनी होने की देर थी कि भाई के तेवर ही बदल गए। अब वो हमेशा फोन पर बात कर रहा होता। मेरी होने वाली भाभी की एक छोटी बहन भी थी, शायद उसी ने भाभी का नंबर भाई को दे दिया था और दोनों एक दूसरे से बातों में लगे थे। मुझे तो ये बात पसंद थी कि चलो अच्छा है, दोनों ने जिंदगी गुजारनी है तो आपस में बातचीत हो जाए। लेकिन अगर हमारे घर में ये बात पता चल जाती तो बिल्कुल भी अच्छा ना होता। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता कि भाई कहाँ है तो मैं भाई की साइड लेता और कहता कि वो सो रहा है या काम कर रहा है, जबकि मेरा भाई फोन पर बातों में मसरूफ होता था और हंस हंस कर बातें करता था। उसको इतना खुश तो मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं भी खुश था कि शादी होगी, शादी में लड़कियां होंगी, अपने भाई की शादी है तो थोड़ा नाच लूँगा। और खुशी इस बात की थी कि भाई की शादी हो रही है तो उसके बाद मेरी ही बारी है। हमने भाई की शादी करवा दी और भाभी को घर ले आए। वो बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत इज्जत से पेश आ रही थी। हमारे घर में एक रस्म हुई जिसमें देवर भाभी का घुटना पकड़कर बैठ जाता है और जब तक भाभी उसको पैसे नहीं देती वो घुटना नहीं छोड़ता। वैसे तो मैं काफ़ी बड़ा था, लेकिन मुझे फिर भी ये रस्म करनी थी। मैं अपनी भाभी से भी उम्र में बड़ा था। मेरी भाभी शायद 17 साल की होगी। वैसे भाई की तो लॉटरी लग गई थी, लड़की से शादी हो रही थी, वो भी इतनी हसीन। मैंने अपनी भाभी का घुटना पकड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए और उनके जूते पर रख दिए ताकि उनको मेरे हाथों से कोई अजीब एहसास ना मिले। और मुझे भी अजीब लग रहा था और शायद उनको भी। मैंने भाभी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सब लोग शोर मचा रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल था। मेरी भाभी ने मुझे 5,000 रुपये दे दिए और तब जाके मैंने उनका पाँव छोड़ दिया।
مجھے سب کہنے لگے کہ بھابھی کا گھٹنا پکڑنا ہوتا ہے، پاؤں نہیں، تم تو پاؤں پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ چاہے پاؤں پکڑا تھا یا جوتا، پیسے تو مل گئے۔ میں نے بات مذاق میں اڑا دی، لیکن رات کو ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی، میرے کچھ دوست وغیرہ آئے ہوئے تھے، ہم لوگ باہر بیٹھے شغل میلہ کر رہے تھے، لیکن جب میں اندر کمرے میں کوئی چیز لینے آیا تو مجھے بھائی کے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا کہ آج ان کی سہاگ رات ہے، پھر یہ توڑ پھوڑ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ سوچا کہ شاید کچھ غلطی سے گر گیا ہوگا، پھر سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ لیتا ہوں، دونوں ٹھیک تو ہیں، کہیں کوئی نقصان زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ لیکن پھر ایسا کرتا تو بدتمیزی لگتی، چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اگر اندر جاتا تو انہوں نے یہی سمجھنا تھا کہ میں مذاق میں ان کو تنگ کر رہا ہوں، پر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شادی کے شروع کے دن میاں بیوی کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ بھائی کی شادی میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جو بھابھی کی طرف سے رشتہ دار تھی۔ سوچ رہا تھا کہ کچھ دنوں بعد اپنی امی سے بات کروں گا اور اس کے بارے میں کوئی معلومات نکالوں گا، اور اگر مناسب لگے تو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کوئی چکر چلایا جائے۔ لیکن یہ آسان بات نہیں تھی، ہمارے گھر میں بہت سختی تھی، اور ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے بھی پسند کی شادی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ ماں باپ ہی لڑکی کو دیکھتے تھے اور رشتہ پسند کیا کرتے تھے، پھر چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ بھائی نے بھی دوسری کوئی بات نہیں کی اور تصویر دیکھ کر ہاں کہہ دی، لیکن بھابھی تو اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بے وقوفی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کو 15 دن گزرے تھے، کبھی گھر میں دعوتیں ہوتی، کبھی مہمان آتے، کبھی کوئی دلہن کو دیکھنے آتا، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، میری اپنی بھابھی سے بہت دوستی ہو گئی تھی، ہم لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے تھے۔ جب تک بھابھی کچن میں کھڑی کام کرتی، میں بھابھی کے پاس ہی کھڑا رہتا اور کوشش کرتا کہ ان سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ مجھے ان سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی بہت اچھی تھی، وہ میری لاڈلی بھابھی بن گئی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہونے لگا جس کی امید نہیں تھی۔ ان دنوں میچ کا سیزن چل رہا تھا اور ٹی وی صرف لاؤنج میں رکھا گیا تھا۔ لاؤنج کے بالکل سامنے ہی بھائی کے کمرے کا دروازہ تھا اور پیچھے کی طرف امی ابو کے کمرے کا۔ میرا کمرہ دوسرے فلور پر تھا، میں ٹی وی اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتا تھا اور میچ دیکھے بنا میرا گزارا نہیں تھا، اس لیے میں لاؤنج میں بیٹھ کر میچ دیکھا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میں پریشان رہ گیا، میرا بھائی بھابھی سے بہت کام کرواتا تھا، کبھی میری بھابھی بھائی کے لیے چائے بناتی تو کبھی اس کی پسند کے کھانے، اور رات کو تو چائے کے بنا اس کا گزارا نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا، بھابھی کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ کمرے میں چلی گئی اور پھر سے واپس آئی، لیکن جب کمرے میں واپس جانے لگی تو اس نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کی۔ اس نے دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا جی بھابھی کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا تو اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ، لیکن وہ بولی تو نہیں، پر اس کے اشارے کا یہی مطلب تھا۔ میں سمجھا نہیں اس بات کو، میں نے اندر جا کر کیا کرنا تھا، اور بھابھی مجھے جس انداز سے بلا رہی تھی وہ انداز کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے بھی اشارہ کر دیا کہ میں میچ دیکھ رہا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی، لیکن میں سوچتا رہا کہ وہ مجھے کیوں اندر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر بھائی کو مجھ سے کوئی کام تھا تو وہ خود مجھے آواز دے کر بلا سکتے تھے، یا بھابھی کو مجھ سے کوئی کام تھا تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا اپنا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نکل رہا تھا اور بھائی کمرے میں آ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بھائی کے ہاتھ میں کچھ تحفے تھے جو زمین پر گر گئے۔ میں نے کہا بھائی اب تو آپ بھابھی کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، خیال تو رکھنا پڑتا ہے، آخر بیوی کو خوش نہ رکھیں تو پھر آپ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی جب شادی کروں گا تو اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی گفٹ لایا کروں گا۔ میرا بھائی ہنس کے واپس اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بھائی واپس کام پر چلا گیا۔ شاید وہ یہ چیزیں دینے کے لیے گھر میں آیا تھا۔ بھابھی شام کو چائے بنا رہی تھی کہ میں نے کہا آپ کو بھائی سے گفٹس ملے ہیں، بھابھی کیا خیال ہے تھوڑا اپنی دیورانی کے لیے بچا کے رکھ لیں؟ آپ کی تو شادی ہوئی ہے ابھی، آپ کو اتنا کچھ ملا ہے اور بھائی بھی آپ کے سارے نخرے اٹھا رہے ہیں۔ میں مذاق کر رہا تھا، بھابھی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ کون سے تحفے کون لایا ہے جس کے بارے میں تمہیں پتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا؟ میں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو بھائی آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ بھائی نے کہا کہ نہیں، صبح جاتے ہوئے آفس کی ایک ضروری فائل بھول گئے تھے، وہی لینے آئے تھے، بلکہ ان کا موڈ تو بہت خراب تھا کہ میں نے ان کو واپس جاتے ہوئے وہ فائل یاد کیوں نہیں کروائی۔
मैं तो ये सोचकर हैरान था कि जो भाभी के लिए तोहफे लाए थे वो गए कहाँ, और भाई तो कह रहा था कि ये सब भाभी के लिए है और जाहिर है कि भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैं वो तो तोहफे पहले ही देख चुका था। मैंने भाभी से कहा कि भाई ने आपको गिफ्ट नहीं दिए, तो मेरी भाभी ने यकीन से कहा कि मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिए। उन्होंने तो मुझे मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया, तुम तोहफों की बात करते हो। उन्होंने ये बात हंसकर की थी। उनके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी। भाभी को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पर अगर वो तोहफे भाई ने भाभी को नहीं दिए तो फिर वो चीजें उसकी थी, वो चीजें किसी और की नहीं हो सकती थी। ना तो मेरी अम्मी को परफ्यूम लगाने का शौक था और ना ही उनकी उम्र थी कि वो चॉकलेट खाएं। अगले दिन भाभी ने लाल रंग का जोड़ा पहना था। उस जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपको पता है लाल रंग मेरी पसंद का है। मेरी भाभी ने कहा कि तभी तो मैंने ये पहना है। मैं हैरान हुआ कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन बहरहाल वो बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब खाना खाने बैठे तो वो मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो देती थी। मैं कहता कि रोटी पकाती तो फ़ौरन मेरे लिए ताज़ा रोटी बनाने के लिए चली जाती। मेरी प्लेट में बढ़ बढ़ के खाने डालती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो बार बार मुझसे पूछती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई घर में होता लेकिन वो भाभी को टाइम देने के बजाय मेरे पास आकर मुझसे बातें करती। यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने भी भाभी को कह दिया कि जब तुम्हारा शौहर घर में हो तो तुम उसको वक्त दिया करो। शादी के शुरू के दिन है, ऐसे में जितना टाइम तुम लोग साथ गुजारोगे उतना ही अच्छा होगा। बार बार बाहर मत आया करो। कोई काम होगा क्या तो मैं खुद कर लूँगी, तुम अपने शौहर के पास बैठा करो। अम्मी ने दरअसल ये नोट किया था कि वो भाई से ज़्यादा मेरे पर तवज्जो देती हैं, लेकिन अम्मी ने ये बात साफ साफ नहीं की क्योंकि ऐसी बात करना बुरा लगता है। बस उन्होंने इतना कहा कि जब तुम्हारा शौहर कमरे में हो तो कमरे से बाहर नहीं आया करो। यूँ तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन मेरी भाभी फिर भी बाज ना आई। वैसे वो बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती थी। अगर मैं कहता कि मेरे सर में दर्द है तो कहती क्या मैं तुम्हारा सर दबा दूं। मुझे चाय पीनी होती तो मेरे लिए फौरन चाय बना कर लाती थी। मुझे उनकी हरकतें अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक औरत ऐसे ही किसी मर्द का ख्याल रखती है जैसे वो मेरा ख्याल रख रही थी, और मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी एक शर्ट इस्त्री नहीं हुई थी तो उन्होंने फौरन इस्त्री कर दी, लेकिन फिर से कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज बहुत अजीब था। मुझे अपने कमरे में बुला रही थी जबकि कमरे में भाई भी मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह से इशारा करती थी, जबकि दिन भर वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। इस बात को बर्दाश्त करके और सोचा कि भाभी से बात नहीं करूंगा, नहीं तो उनको अजीब महसूस होगा। लेकिन जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो मेरी समझ से बाहर था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सोचा कि उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात बदल दी। वो मुझसे इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मेरी भाभी का मेरी तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरी अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए। मैंने कहीं बाहर जाना होता तो मुझे कहती कि मुझे साथ ले जाओ। तबीयत खराब होती तो कहती कि मैंने इसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों तक बातें करती रहती। मेरी पसंद के कलर में हर वक्त तैयार होकर बैठती। अब तो बातों बातों में मेरा हाथ भी पकड़ लेती और हंसकर मुझसे बातें करती। तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो सारी हरकतें जो उनको मेरे भाई के सामने करनी चाहिए थी वो मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। सोचा कि अपनी बहू से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और वो मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह ना बन जाए, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह बनने वालों को पसंद नहीं करता। अब तो मैं भी परेशान होने लगा था। एक रात मेरी भाभी ने मुझे कमरे में आने का इशारा किया। वो दरवाजे में खड़ी थी, इशारा कर रही थी कि कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होगा, उसे जाकर कहूँगा कि क्या तमाशा लगा रखा है, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हो क्या। लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरान और परेशान रह गया। कमरे में कोई भी नहीं था, जबकि रात के 1 बजे का वक्त था और मैंने खुद भाई को कमरे में आते हुए देखा था। भाई ने मुझे ये भी कहा कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दो, क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले मेन गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते थे। लेकिन अगर वो कमरे में नहीं था तो फिर कहाँ था। मैंने भाभी की तरफ देखा कि भाई कहाँ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है जो शायद मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताना चाहिए, लेकिन उनके सामने बात करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। तुम्हें मैंने हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझकर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी और वो बात उसने मुझे ये बोलकर कही थी कि मैं किसी को ना बताऊं।
वरना वो मुझे तलाक दे देगा। इसलिए ये मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं पूरी तवज्जो से उनकी तरफ सुन रहा था। मैंने भाभी को कहा कि रोने की जरूरत नहीं, आराम से मुझे बताइए कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई वो मैं सुनकर हैरान और परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहाग रात वाले दिन ही बात बता दी थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाक याफ्ता है, इसलिए घर वाले कभी भी उससे शादी नहीं करवाएंगे। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था हम लोग सबके सामने मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और मैं रात घर नहीं आया करूंगा, बल्कि उस लड़की के घर जाया करूंगा। तुम्हें सबको यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में मैं होता हूँ। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी से पहले कभी बात नहीं की। मैंने उसे फोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा इस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे बहुत ही मशकूक लग रही थी। मैं हैरान रह गया कि भाई तो दिन रात किसी से फोन पर बातें करता रहता है। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरा शौहर मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ सरेआम चक्कर चला रहा है और मुझे इसके बारे में पता नहीं। तुम्हारे भाई को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये बात तुम्हें बताई है। बस यही पता चले कि तुम अचानक से कमरे में आ गए थे तो तुम्हें पता चल गया। तुमने मेरे से इनके बारे में पूछा और इस तरह ये बात शुरू हुई। नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मेरा भाई इस कदर गिरी भी हरकत कर सकता था। अल्लाह ने उसे जवान और खूबसूरत बीवी दी थी और 2 बच्चों की माँ के पीछे वो पागल था। अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ करता, उसी से शादी करता, मर्द का बच्चा बनता और एक तलाक याफ्ता और 2 बच्चों की माँ का सहारा बन जाता। लेकिन ये क्या, उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की और फिर दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रख रहा था। मैंने ये बात पहली फुर्सत में ही अम्मी अब्बू को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब भाई तक बात पहुंची तो उसने कहा कि ये दोनों आपस में ठीक नहीं हैं और मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि इसका चक्कर मेरे भाई से चल रहा है तो फिर मैंने भी जो मेरे दिल ने कहा मैंने वही किया। भाई झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा और झूठ को सच साबित कर दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप पहले से ये देख रहे थे। भाभी मेरे से ज़्यादा करीब थी और मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं इस झूठ को सच साबित कर दूँ। इस तरह मैं भाभी की ज़िंदगी बचा सकता था और मैं अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सकता था। मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। जब घर में लड़ाई और फसाद बने तो वो वैसे ही जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। भाभी ने अपनी इद्दत पूरी की। मेरे माँ बाप हैरान तब हुए जब मैंने अस्मा से शादी कर ली और उसे अपनी बीवी बनाकर वापस घर ले आया। सब ने मुखालफत की, लेकिन मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है, आपकी बहू गलत नहीं थी और मैं भी नहीं। जब भाभी की इद्दत चल रही थी तब मेरे इम्तिहान चल रहे थे और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने माँ बाप से कहा कि अगर वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम अलग हो जाएंगे, और हम अलग हो गए। मेरी जिंदगी में अचानक से ये सब हुआ, लेकिन ये सब कुछ किसी बुरे अंजाम की तरफ नहीं जा रहा था। मेरे पास नौकरी भी थी, घर भी है और एक बहुत अच्छी हमसफर भी है और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मुझे खुद पर इस बात का फख्र है कि मैंने अपने भाई की तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि किसी को पनाह देकर उसकी जिंदगी बचाई है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अस्मा मेरे साथ खुश है। और जब भाई ने घर बताया कि वो अपनी तलाक याफ्ता महबूबा को घर लाना चाहता है तो अम्मी अब्बू के सामने सब कुछ वाज़ेह हो गया। उन्होंने भाई को साफ कह दिया कि तुम उस लड़की को हरगिज़ घर नहीं लेकर आओगे और तुम भी घर छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर अम्मी अब्बू हमारे पास आए, हमसे माफ़ी मांगने लगे कि तुम दोनों की बातों का हमने यकीन नहीं किया। लेकिन माँ बाप माफ़ी मांगता अच्छा नहीं लगता, इसलिए अम्मी ने कहा कि अपने घर में आकर रहो, अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।